हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 24वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 23 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 14 स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि उस क्लास में सभी क्वेश्चंस करना संभव नहीं है, इसलिए इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। तो आज परसेंटेज का जो टाइप नंबर 14 था उसका ये पार्ट बी है। देखो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। इसका मतलब है कि इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने वेन आरेख संबंधी जितना भी टर्मिनोलॉजी थी, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने समझा दिए थे। वेन आरेख क्या होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने बता दिया था, और साथ ही साथ मैंने 6 सवाल करा दिए थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए हम ये पहला सवाल पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन पहला क्या है, ये 7वां नंबर का। एक परीक्षा में 80% प्रतियोगी विज्ञान में सफल होते हैं तथा 70% प्रतियोगी गणित में सफल हो जाते हैं। देखो, विज्ञान में भी सफल दिए हैं, 80% पास होते हैं। गणित में भी 80% पास होते हैं तथा 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। देखो, कॉमन वाला जो डेटा है वो असफल का दिया है। इसका मतलब सर, अगर हम बात करें सर, ये जो कॉमन वाला डेटा था वो असफल का दिया है। तो अगर हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे तो असफल का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यदि 180 छात्र पास होते हैं, पास होने वाले छात्रों की संख्या 180 है, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो हमें टोटल प्रतियोगी बताने हैं। तो हम जानते हैं कि सर वेन डायग्राम किसका बनेगा, सर असफल का बनेगा। यदि हम इसको फॉर्मूले की सहायता से करें तो फॉर्मूले की सहायता से भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम पहले फॉर्मूले से करने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं वेन डायग्राम बनता है असफल का, तो फॉर्मूला भी असफल का ही लगेगा। तो हम बोलते हैं फेल, फेल ऑफ दो सब्जेक्ट है, एक है साइंस और एक है गणित। तो फेल ऑफ साइंस यूनियन मैथ हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं फेल ऑफ साइंस, साइंस में फेल होने वाले यहाँ रखो, प्लस फेल होने वाले मैथ, मैथ में फेल होने वाले यहाँ रखेंगे, माइनस का सर साइंस और मैथ में कॉमन फेल होने वाले यहाँ रखेंगे। तो हम देखो जानते हैं कि सर साइंस में 80% तो पास होते हैं। 80% यदि पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर यहाँ आएगा 20%, 20% आएगा। और अगर हम गणित की बात करें तो गणित में सर 70% तो पास होते हैं, 70% पास हो जाते हैं और हमें चाहिए फेल वाले। तो 70% यदि पास हो जाएंगे तो फेल कितने होंगे सर, 30%। तो हम यहाँ पर रखेंगे 30%, यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का साइन है, माइनस का। दोनों विषयों में कितने फेल हैं, तो दोनों विषयों में सर 10% फेल है, तो यहाँ आ जाएगा 10%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 30 में से ये 10 घटेगा तो 20% बचेगा। तो यहाँ 20 और 20 जुड़ के 40% हो जाएगा। इसका मतलब 40% कैसे हैं, फेल, FAIL, ये फेल है। तो सर 40% फेल है, तो क्या हम इससे पास निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, इससे हम अगर पास निकालना चाहें तो 100% टोटल छात्र होते हैं, 40% फेल हो गए हैं तो सर 60% पास होंगे। तो हम कहेंगे सर 60% ये पास है, ये 60% पास होंगे। अब सवाल में एक बात दे रखी है कि पास होने वाले टोटल छात्र हैं कितने, 180। 180 छात्र पास होते हैं। यहाँ देखो एक बात समझना, यदि अगर वो यहाँ लिखा है पास होने वाले छात्र 180 हैं, अगर दो सब्जेक्ट हैं, अगर इस ऐसे सवालों में होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति एक भी सब्जेक्ट में पास है तो उसको पास माना जाता है। दोनों विषय में पास है तो वो तो पास है ही, लेकिन अगर एक भी विषय में पास हो गया तो उसको पास माना जाता है। यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाता है, हमें यहाँ ये वाला कंफ्यूजन होता है कि सर 180 छात्र पास हैं, कभी कभी यहाँ लिखा है 180 छात्र दोनों विषयों में पास हैं। तो हम क्या समझते हैं कि सर वो कॉमन वाला पार्ट समझ जाते हैं। यहाँ कॉमन वाले की बात नहीं करता। अगर सब्जेक्ट दो हैं और दो सब्जेक्ट में से अगर एक भी सब्जेक्ट मैंने पास कर लिया तो मुझे पास माना जाएगा। तो ये पास होने वाले टोटल छात्र हैं। तो देखो, फेल होने वाले 40% थे तो पास होने वाले 60% छात्र हैं। तो इन 60% की सर वैल्यू हम बता सकते हैं। 60% की वैल्यू कितनी है, 180। इसका मतलब सर 180 छात्र ये पास हुए हैं
तो 60% की वैल्यू 180 है। 100% निकालेंगे तो टोटल छात्र निकल आएंगे। तो देखो यहाँ से अगर तुम काटने का प्रयास करोगे तो इससे ये 3 बार कट जाएगा। तो 1% का मान 3 है, तो सर 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा 300। इसका मतलब टोटल जो छात्र होंगे वो 300 छात्र होंगे। तो इस सवाल का जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा। ये देखो क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 4/3/2020 के एग्जाम में। तो देखो हमने बड़ी आसानी से सवाल कर लिया, हमने फॉर्मूले की सहायता से कर लिया है। अब यहाँ एक काम हम तुम्हें दे रहे हैं, इस सवाल को आप वेन डायग्राम से करके देखो, ये तुम्हारा काम है। फॉर्मूले से मैंने कर दिया, वेन डायग्राम से तुम करके दिखाओ। अगला हम सवाल देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 क्या है? छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अच्छा, ये बोलने की बात हो रही है। 70% छात्र तो अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, 65% छात्र हिंदी बोलना जानते हैं, 27% छात्र दोनों विषयों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पाते। तो देखो ये क्या है? कोई भी भाषा नहीं बोल पाते। कॉमन वाला जो डेटा है वो भाषा ना बोलने वाला है। कॉमन वाला जो डेटा है वो भाषा ना बोलने वाला है। तो हम भी वेन डायग्राम बनाएंगे भाषा ना बोलने वालों का, या फिर अगर फॉर्मूले में करेंगे तो फॉर्मूले में जो ये वैल्यू निकालेंगे वो भाषा ना बोलने वालों का हम निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे सर भाषा ना बोलने वाले। हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लैंग्वेज और ऊपर लगा दे क्रॉस, मतलब ये लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। 2 लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी। तो इंग्लिश के लिए मैं ई लिखता हूँ यूनियन, हिंदी के लिए मैं एच लिखता हूँ। यहाँ मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब है लैंग्वेज ना बोलने वाले। क्यों? क्योंकि सर जो कॉमन डेटा है वो दोनों में से कोई भी भाषा ना बोलने वालों का है, तो हम ना बोलने वालों की संख्या निकाल सकते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला अगर बनाओगे तो फॉर्मूला बनेंगे, लैंग्वेज ना बोलने वाले बताने हैं ई के, यहाँ पर आएंगे टोटल, और लैंग्वेज ना बोलने वाले एच हिंदी के यहाँ आएंगे, माइनस लैंग्वेज ना बोलने वाले ई इंटरसेक्शन एच वो यहाँ आ जाएंगे। अब बस वैल्यू हमको रखनी है, तो जरा वैल्यू रखकर देखना लैंग्वेज ना बोलने वाले इंग्लिश में कितने हैं। तो देखो 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% बोल देते हैं, तो इसका मतलब 30% बोल नहीं पाएंगे। तो 30% तो यहाँ आएगा, परसेंटेज नहीं लगा रहा, लास्ट में लगा दूंगा। लगा लो, चलो अभी लगा लो। हिंदी में कितने नहीं बोल पाते हैं? तो देखो 65% छात्र तो हिंदी बोलना जानते हैं, तो इसका मतलब 35% नहीं जानते होंगे। 35% छात्र यहाँ हिंदी नहीं बोल पाएंगे। दोनों विषयों में एक भी भाषा नहीं बोल पाता है, ऐसे कॉमन छात्र कितने हैं? 27%। तो यहाँ रखेंगे 27% तो ऐसे हैं जो दोनों में से एक भी भाषा नहीं बोल पाते। तो सॉल्व हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 27 घटा दो। देखो 35 में से 27 घटेगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 38%। 35 में से 27 घटा तो बचा 8, 8 जोड़ देंगे इसमें तो 38%। 38% क्या है? लैंग्वेज ना बोलने वाले हैं। ये कौन से हैं सर? ये लैंग्वेज ना बोलने वाले हैं, लेकिन हमको कौन से चाहिए? लैंग्वेज बोलने वाले। क्योंकि इस सवाल में देखो, सवाल में पूछा क्या है, यहाँ जरा ध्यान से देखना कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो ये जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, इसका अर्थ क्या है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर कहीं लिखा है कम से कम एक भाषा बोल सकता है, इसका मतलब ये क्या क्या बात करना चाह रहा है? कम से कम एक भाषा बोलता है तो लैंग्वेज बोल सकता है हिंदी और यूनियन इंग्लिश, या इंग्लिश यूनियन हिंदी, ये पूछना चाहता है। यूनियन पूछना चाहता है। इस कम से कम का मतलब होता है सभी हमें बताने हैं। मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में इसको समझाया था कि सर ये जो लाइन है इसका एक और अर्थ होता है। हिंदी अगर ऐसे यहाँ बोलता है, इसकी जगह ये बोलता हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या, तब भी मैं यही निकालता। या मैं ऐसे लिख दूंगा कम से कम एक भाषा बोलने वाले, तब भी मैं लैंग्वेज बोलने वाले, इस राइट का निशान लगाया है, लैंग्वेज बोल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, या इंग्लिश आगे कर लेंगे हिंदी पीछे कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर हमें क्रॉस नहीं चाहिए, हमें सर लैंग्वेज बोलने वाले चाहिए। तो ये तो सर लैंग्वेज बोल नहीं रहे हैं, तो सर बोलने वाले कितने होंगे? 100% में से ये निकाल देंगे 38, तो सर 62% ऐसे छात्र होंगे जो लैंग्वेज बोल पा रहे होंगे। 62% छात्र ऐसे होंगे जो लैंग्वेज बोलना जानते होंगे। तो हमें पूछा गया है कम से कम ऐसे बोल सकते हैं, तो सर ये है तो ऑप्शन, ये परसेंटेज लगाना भूलिए, ऑप्शन नंबर डी 62% छात्र ऐसे होंगे जो सर लैंग्वेज बोल सकते हैं। कोई ना कोई तो लैंग्वेज बोल रहे हैं, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल रहे हैं। तो इसी सवाल का
ये जो सवाल है इसका जवाब हो गया ये। तो हम आराम से, मैंने फॉर्मूले की सहायता से किया है, मैंने वेन डायग्राम नहीं बनाया। वेन डायग्राम की सहायता से इसको तुम खुद करके चेक करो, ठीक है भाई। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक कक्षा में 60% छात्रों को गणित पसंद है और 45% छात्रों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो देखो कॉमन वाला डेटा क्या दिया है, कॉमन वाले पे ध्यान दो। सर गणित और विज्ञान दोनों पसंद हैं, तो ये है 45% छात्र। 45% छात्रों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। इसका मतलब ये जो वेन डायग्राम बनेगा या फिर फॉर्मूला लगाएंगे वो पसंद और नापसंद पर बनेगा। कॉमन वाला जो डेटा है वो पसंद वालों का दिया है, तो लाइक करने वालों का हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लाइक करने वालों का लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, सर यहाँ पर लिखते हैं लाइक करने वाले, ये एल फॉर लाइक है और राइट का निशान बताता है कि लाइक करने वालों का हम बता रहे हैं। हम जानते हैं सर एक है गणित और एक है विज्ञान, तो हम मैथ्स और यूनियन साइंस, ये लाइक करने वाले का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सर लाइक करने वाले मैथ के छात्र प्लस लाइक करने वाले, मैथ को लाइक करने वाले यहाँ आएंगे और साइंस को लाइक करने वाले यहाँ आएंगे, माइनस हो जाएगा मैथ और इंटरसेक्शन साइंस, इन दोनों को लाइक करने वाले यहाँ माइनस कर देंगे। तो अब हम आराम से यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। मैथ को लाइक करने वाले कितने हैं? एक कक्षा में 60% छात्रों को गणित पसंद है, तो सर ये तो दे रखा है 60% छात्रों को गणित पसंद है, तो ये 60% है प्लस, और अगला है सर 45% छात्रों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, इसका मतलब ये दे रखा है, ये है 45% छात्र, ये हमको दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है? तो कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है, इसका मतलब यही हमको बताना है। यहाँ पर एक बात और दी होगी, क्योंकि जब तक एक और डेटा नहीं देगा, एक कक्षा में 60% छात्रों को गणित पसंद है, 45% छात्रों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद होगा? ये जो सवाल है, इस सवाल में कुछ डेटा मिस हो गया है। क्या मिस हो गया है? ये रह गया, ये वाला डेटा रह गया कि ये जो साइंस को पसंद करने वाले छात्र यहाँ पर बताने पड़ेंगे। अगर साइंस को पसंद करने वाले छात्र अगर नहीं दोगे तो सर ये होगा कैसे, सवाल नहीं हो पाएगा ना। तो कुल मिलाकर ये डेटा सवाल में दिया होगा, क्या होगा इसे समझ में भी नहीं आएगा। तो 60 में से अगर 45 घटाएंगे तो बचेगा 15%। तो 15 में क्या जोड़ लोगे? तो हम एक काम करते हैं, इस सवाल में जो ये है ना इसको थोड़ा बढ़ा लो, ये मुझसे छूट गया है सवाल में लिखा, जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। अब यहाँ लिख लेना साइंस, साइंस पसंद करने वाले 30% छात्र। ये सवाल जो है जब मैंने लिखा होगा तो इस बात की गारंटी है इसमें कोई डेटा मिस हो गया मुझसे, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक सवाल का जवाब नहीं हो सकता। तो इस बात की गारंटी है कि सवाल में कुछ मिस हो गया है, यही मिस हो गया है कि सर ये मैंने डेटा नहीं दिया है, तो इसको हम रखेंगे। ये डेटा कितना रखा जाएगा? तो अगर हमने अभी मान लिया कि सर 30% है, तो ये हम 30% यहाँ रख लेते हैं, 30%, ये माइनस का चिन्ह। तो 60 में से जब 45 घट जाएगा तो 15 बचेगा, 15 इसमें जुड़ेगा तो आएगा 45%। तो 45% लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई लैंग्वेज पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी क्या थी कि इसमें एक जो पॉइंट था वो मिस हो गया मुझसे। मिस क्या हो गया था कि यहाँ पर मैंने दोनों नहीं दिए, जबकि दोनों नहीं दोगे, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 में से 3 देने पड़ेंगे ना, तब तो हम चौथा निकाल पाएंगे। यदि अगर मैं ये वाली बात ना लिखूं तो सर इस सवाल का जवाब निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब गारंटी की बात है कि सर ये लाइन इसमें से कहीं मुझसे मिस हो गई है, ये मैंने सवाल लिखा है तो मुझसे मिस हो गई है, ठीक है भाई। तो एक काम करो, यहाँ पर एस के स्थान पर 30 रख लेना, 30 के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे 45% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर मैंने ए कर दिया है। अब सवाल में शायद या एस की जगह कुछ और होगा तो फिर इसका आंसर कुछ अलग आएगा, लेकिन मैंने समझाना था तो मैंने समझा दिया, ठीक है भाई। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षा में
53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब साइंस में 53% छात्र फेल हो गए, और 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और गणित में 48% छात्र फेल हो गए। आगे बोल रहा है कि 40% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। सर दोनों वाला जो कॉमन वाला है, कॉमन वाले में भी क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण। तो सर यहाँ पर हम वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो सर अनुत्तीर्ण वाला बनेगा, और हम अगर इस सवाल को करना चाहेंगे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो चलो हम पहले इसको फॉर्मूले, देखो हमने वेन फॉर्मूले से हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, इसको वेन डायग्राम से पहले करते हैं, फिर फॉर्मूले से भी करेंगे। तो देखो अगर हम बात करते हैं सर वेन डायग्राम बनेगा किसका, तो सर कॉमन वाला पोर्शन क्या है, 40% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। इसका मतलब सर ये है कि वेन डायग्राम अनुत्तीर्ण का बनेगा। तो हम यहाँ पर दो इस तरह से बनाते हैं, ये है हमारे दो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले। यहाँ पर एक हमारा सब्जेक्ट है साइंस, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये सर साइंस है, और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा मैथ, तो दूसरा गणित है। अब हमको तीनों जगह पर सर फेल वाले दिए हैं, तो ये जो वेन डायग्राम बनेगा इस बाउंड्री के अंदर जितने भी रहेंगे वो सब फेल वाले होंगे। मतलब अगर बात करेंगे ये जो बाउंड्री बनेगी, ये जो बाउंड्री हमारी है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। ये जो बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कौन आएंगे, केवल फेल वाले आएंगे, क्योंकि ये फेल वालों का बन रहा है। तो दोनों विषयों में 40% फेल थे, तो सर यहाँ पर अगर हम दोनों विषयों की बात करें तो 40% फेल है, तो सर यहाँ पर 40 आ जाएगा। 40 तो दोनों विषयों में फेल है, और 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। मतलब जो साइंस वाला जो घेरा है, ये साइंस का गोला है, इसमें 53% आने हैं, और 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है। और ये जो गणित वाला घेरा है, गणित वाला घेरा, इसमें 48 आने हैं, 48 इसमें आने हैं। तो हम जानते हैं सर साइंस वाले में 53 आने हैं इसमें, तो टोटल 53 आने हैं, 40 ये हो चुके हैं। तो सर इसका मतलब यहाँ पर कितने बैठेंगे, फिर यहाँ पर 13 बैठेंगे। 53 आने हैं इस पूरे गोले में, 40 बैठ चुके हैं, तो 13 फिर यहाँ आएंगे। अब हम बात करते हैं सर इसकी, कि सर अगर ये जो है गणित, गणित के घेरे में टोटल आने हैं 48, लेकिन 40 बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब सर यहाँ पर फिर 8 आएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, हम जानते हैं कि सर इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये सब फेल वालों की है, फेल हैं ये सब। तो फेल वाले आखिरकार कितने हो गए, हम इन सब को जोड़ देंगे और जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो वो फेल वाले निकल आएंगे। तो कितने होंगे फेल, तो हम यहाँ पर फेल निकाल सकते हैं। तो ये तो 13 और 40 53 होगा, 53 और 8 और जोड़ने पड़ेंगे तो 61% तो फेल हो गए। हमें क्या पूछा है सर, दोनों विषयों में। अब देखो यहाँ एक शब्द ध्यान देना, एक शब्द है, ये कह रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये कॉमन वाला पोर्शन पूछा है, ये इसके कहने का अर्थ होता है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, इसका मतलब है कि सर पास होने वाले टोटल छात्र बताओ। इसका कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। इसका अर्थ तुम ये मत समझ लेना कि कॉमन वाला पोर्शन पूछा है, कॉमन वाले पोर्शन का परसेंटेज पूछा है, वो नहीं पूछा। अगर वो कॉमन वाला पूछा होता तो एक शब्द होता और, यहाँ पर इस बात की गारंटी, एक शब्द होता है और वो शब्द लिख कर देता, ये वाला शब्द लिख कर देता, तो हम वहां पर केवल कॉमन वाले की बात करते। लेकिन अभी हमको बताने हैं, लिखता वो ऐसे ही है कि दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए। इसका अर्थ है कि सर हमें टोटल पास छात्र बताने हैं। अब मैंने पहले बताया था सर पास का क्या मतलब है, दो सब्जेक्ट है, अगर व्यक्ति एक सब्जेक्ट में पास है तो वो पास माना जाएगा, अगर दोनों विषयों में फेल है तब वो फेल माना जाएगा। मतलब पास होने के लिए कोई कम से कम एक विषय पास करना चाहिए। तो इसका पूछने का अर्थ क्या होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब कॉमन वाला पार्ट पूछ रहा है। तो कॉमन वाला यहाँ नहीं पूछता, यहाँ टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अगर कॉमन वाला पूछा होता तो सर यहाँ पर और शब्द जरूर होता, और मतलब कैसे होता, ये बोलता साइंस विज्ञान और, लिख देता विज्ञान और गणित में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ,
तो वो लिखता विज्ञान और गणित, बीच में और जरूर शब्द फंसाता, तब हम केवल कॉमन वालों की बात करते हैं। लेकिन यदि उसने और शब्द नहीं दिया है और केवल इतना लिखा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो इसका अर्थ है पास होने वाले टोटल छात्र बताने, कॉमन वाले नहीं बताने। कॉमन वाले तब बताने होते हैं जब और आ जाता है। ठीक है भाई, तो चलो हम इस बात को समझे। हमें ये समझ में आ गया सर ये फेल वालों का बनाए तो 61% फेल है, तो सर पास कितने होंगे, 100 में से घटा दो। 100 में से अगर घटाएंगे तो यहाँ से पास निकाल सकते हैं। पास 100 में से 61 घटाएंगे तो 39% आ गया। तो हम इस सवाल का जवाब कहेंगे 39%। अब हम इस सवाल को अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो देखो फॉर्मूले से भी एक बार करते हैं। परीक्षा में कॉमन वाला देखो, कॉमन वाला क्या है, अनुत्तीर्ण वाला। तो अनुत्तीर्ण का फॉर्मूला आएगा मतलब फेल साइंस यूनियन मैथ, ये हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फेल ऑफ साइंस, साइंस में फेल प्लस मैथ में फेल माइनस फेल वाले कॉमन, कॉमन छात्र फेल कितने हैं, साइंस और इंटरसेक्शन मैथ, ये वाला है। तो सर यहाँ पर हम वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं। सर साइंस में फेल होने वाले कितने हैं, 53%, तो हम लिखेंगे 53% साइंस में फेल होते हैं, प्लस का मैथ में कितने फेल होते हैं, 48% मैथ में फेल होते हैं। और सर दोनों विषयों में फेल होने वाले 40% छात्र थे। तो देखो 48 में से 40 घट जाएगा, बचेगा 8, 8 जब इसमें जोड़ोगे तो आएगा 61, 61% कौन होंगे ये फेल, ये होंगे फेल वाले। तो सर यहाँ से तुम पास निकाल सकते हो, इनकी सहायता से पास निकाल सकते हो। तो हम निकाल सकते हैं पास बराबर 100 में से 61 घटा देंगे तो सर 39% ये आंसर बनेगा। तो देखो हमने ये जो सवाल है दोनों तरीके से बता दिया। हम अगर इसको करना चाहें तो वेन डायग्राम की सहायता से भी कर सकते हैं, और अगर इस सवाल को करना चाहें तो फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर सवाल में कभी शब्द केवल लिख कर आ जाए कि केवल हिंदी में पास होने वाले या केवल गणित में पास होने वाले, अगर शब्द केवल आ जाए तो उस सवाल को फॉर्मूले से कभी नहीं किया जा सकता। केवल अगर शब्द सवाल में आता है, अगर ऐसे वेन डायग्राम वाले सवाल हैं, अगर उनमें केवल शब्द आता है तो सर केवल शब्द इस फॉर्मूले से उस सवाल का जवाब निकाला नहीं जा सकता। केवल शब्द वाला सवाल केवल वेन डायग्राम बनाकर निकाला जा सकता है। जैसा कि एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये क्या, ये वाला क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो क्या कह रहा है, ये सवाल आया है यूपीएससी सी सेट एग्जाम 2024। सी सेट का मतलब होता है यूपीएससी वाला एग्जाम, उसमें सी सेट होता है, उसमें मैथ आता है। तो 2024 का पेपर था, उसमें ये सवाल आया है, तो मैंने रखा है। अब मैंने बताया है कि अगर शब्द में केवल, अगर सवाल में कहीं केवल शब्द आ जाए तो फिर मैं उसको कभी फॉर्मूले से नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि केवल वाला शब्द फॉर्मूले से नहीं निकलता, वो केवल वेन डायग्राम की सहायता से निकलता है। जैसे कि यहाँ इसमें आ रहा है कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है केवल, तो इस वाले सवाल में पता क्या करूंगा, इस वाले सवाल में फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इस वाले सवाल में वेन डायग्राम ही बनेगा। तो ये कुछ नोट पॉइंट है जो अलग से याद करके रखना, कि यदि किसी वेन डायग्राम वाले सवाल में केवल शब्द आ जाता है तो वह सवाल केवल एक ही विधि से हो सकता है, वो भी ये वेन डायग्राम वाली विधि से। अगर केवल शब्द नहीं है, टोटल की बात करता है, तो हम आराम से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों विधियां आपको सिखाई हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, हमने इस सवाल में दोनों विधियां बता दी, अब दोनों विधियां नहीं बताएंगे, केवल एक विधि बताएंगे। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल रहे। देखो विज्ञान में सफल है, विज्ञान में 47% पास है, पास वाले दे दिए, और गणित में फेल वाले दे दिए, 51% फेल है, और 42% छात्र दोनों विषयों में असफल हैं। देखो दोनों वाला, ये वाला डेटा पर ध्यान दो, 42% दोनों विषयों में कैसे हैं, असफल। तो सर कॉमन वाला डेटा किसके लिए बात कर रहा है, असफल के लिए। तो सर अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा तो सर असफल का वेन डायग्राम बनेगा, और अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो फेल वाले का फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला बना दे या फिर वेन डायग्राम, चलो फॉर्मूला हम बना देते हैं। अभी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको करने का प्रयास करते हैं। देखो फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं, फेल वाला बनेगा फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि ये असफल की बात कर रहा है, और दो है सब्जेक्ट, एक है विज्ञान एक है गणित। तो हम बोलते हैं सर साइंस यूनियन मैथ, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला इसका बना दो, फेल वाले साइंस में प्लस फेल वाले मैथ में माइनस फेल वाले साइंस इंटरसेक्शन मैथ। कॉमन, कॉमन कितने फेल हो गए वो हम रखने हैं। अब देखो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। पहला है 47% छात्र गणित में सफल रहे। हमें देखो गणित में
फेल वाले रखने हैं, सफल वाले नहीं रखने। तो हमें मालूम है अगर हम कहें कि गणित में 47% छात्र सफल हो गए, पास हो गए हैं, तो फिर फेल कितने हुए होंगे? 53%। 100 में से घटा के निकालते, अगर 47% पास हैं तो 53% फेल हुए होंगे। तो सर गणित में हमें पता चल गया, यहाँ तो आ जाएगा 53%। ठीक है, अब साइंस की बात करते हैं। साइंस में 51% असफल है, तो साइंस में तो सीधा असफल दिया है कि साइंस में कितने फेल हैं? फेल है 51%। तो यहाँ सीधा हम 51% रख लेंगे। ये प्लस का है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। अब कॉमन वाला डेटा देखो, कॉमन वाले में क्या 42% दोनों विषयों में असफल होते हैं। इसका मतलब यहाँ से 42% हम घटा देंगे, तो यहाँ से फेल वालों की संख्या निकल के आएगी। देख लो भाई, सॉल्व करो। अगर 53 में से 42 घटाएंगे तो 11 बचता है। 11 अगर 51 में जोड़ दोगे तो 62 आएगा। 62% फेल, FAIL। तो 62% फेल छात्र हो गए। हमें क्या पूछा है? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल रहे? देखो यहाँ पर भी लिखा है दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों का मतलब आप कॉमन वाली बात मत समझ लेना। कॉमन वाली अगर बात पूछेगा तो लिखेगा कि गणित और विज्ञान में पास होने वाले छात्र, तब हम कॉमन की बात करते हैं। लेकिन केवल ऐसे लिखा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल रहे, तो इसका मतलब टोटल पास होने वाले टोटल बताने हैं। और मैंने पहले बता चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में भी पास है तो उसको पास की श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर, ये फेल है 62, तो सर यहाँ पर पास कितने होंगे यहाँ से निकाल सकते हैं सर। 100 में से 62 घटाएंगे तो 38% पास निकल कर आएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए है। हम अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आया है, देखो ये सवाल है SSC CPO 13/3/2019 शिफ्ट नंबर 1 में आया है। उसी तारीख को सीपीयू के ही पेपर में उसी तारीख को शिफ्ट नंबर 3 में देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल आया। कोई अंतर तो है नहीं सर, इसमें और इसमें क्या अंतर है? सेम तरीके से हो गया। तो सर ये देखो लो, यहाँ पर लिखा है शिफ्ट नंबर 3 और ये शिफ्ट नंबर 1 का है, तो सेम डे में सेम सवाल भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं क्या है। ये 12 में क्या है? देखो, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या फिर रम्मी में भाग लेते हैं। अब ये तंबोला क्या है ये मुझे भी नहीं पता। हम समझते हैं कि शायद कोई गेम होगा, गेम। रम्मी समझते हैं, रम्मी एक ताश जो होते हैं कार्ड्स, उनके बीच में एक रम्मी का गेम होता है। तो मुझे लग रहा है तंबोला नाम का भी कोई गेम होगा, मतलब कोई खेल होगा। तो कोई बात नहीं, एक क्लब है, क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या फिर रम्मी में भाग लेते हैं, या तो वो तंबोला खेलते हैं या फिर रम्मी। ठीक है, 320 रम्मी में भाग लेते हैं। रम्मी वाले दे दिए कि रम्मी में कितने भाग लेंगे? 320 छात्र। और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 350 छात्र आएंगे तंबोला के घेरे में। ठीक है, और 220 छात्र दोनों में भाग लेते हैं। अब देखो यहाँ जो वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम किसका बनेगा? वेन डायग्राम बनेगा भाग लेने वालों का, क्योंकि भाग लेने वालों की बात कर रहा है। और भाग वेन डायग्राम के अंदर आएंगे भाग लेने वाले छात्र, और बाहर बैठेंगे जो भाग नहीं ले रहे। तो ठीक है, हम भाग लेने वालों का वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। और अगर यदि चाहें तो सर वेन डायग्राम ना बनाए तो सर फॉर्मूले से कर देंगे। ये सब भाग लेने वाले हैं, ये रम्मी में भाग लेने वाले, ये तंबुला में भाग लेने वाले, ये दोनों विषय में भाग लेने वाले। तो हम जानते हैं सर एक सब्जेक्ट में एक खेल में भाग लेने वाले ये वाले प्लस ये वाले माइनस कर देंगे, ये वाले आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत सारे सवाल कर दिए तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। हम इसको डायरेक्ट कर देंगे 320। यहाँ से ऐसा ही फॉर्मूला निकलता, बार बार फॉर्मूला में बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस ये 320 प्लस हो जाएगा 350 और माइनस कर देंगे 220। तो बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना आएगा इसको सॉल्व करके। 220 घटा दो इसमें से 320, इसमें से 220 घटा देंगे तो इधर 30 बचेगा और 130 आ गया। इनको जोड़ दो तो 450 आएगा इस सवाल का जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो ये क्वेश्चन कहाँ आया है? ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी टीआरई एग्जाम, जो बीपीएससी का टीचिंग एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया है। उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, ये चौथा है एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन भी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आसान सवाल है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि सर भाग लेने वालों की बात कर रहा है। ये रम्मी में भाग लेने वाले, ये तंबुला में, और ये दोनों में भाग लेने वाले। तो रम्मी और तंबुला के जोड़कर कॉमन वाले घटा देते हैं, हम यही तो करते हैं। साइंस और मैथ के जोड़कर कॉमन वाले घटा दिए। यहाँ पर भी देखो साइंस और मैथ के जोड़कर कॉमन वाले घटा दिए।
तो रम्मी और इसमें भाग लेने वाले को जोड़कर कॉमन वालों को घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये 13वां क्वेश्चन, ये 13वां इंपॉर्टेंट है। अब ये 13वां सवाल है क्या, एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इस सवाल को बताऊंगा, पहले यहाँ इतना मिटाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये 13 क्वेश्चन बताना है तो थोड़ी सी जगह चाहिए, तो हम इसको हटा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलो इतने में हम कर देंगे सॉल्व आराम से। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी में पास होने वाले 80% छात्र हैं, और 70% छात्र हिंदी में पास होते हैं, हिंदी में पास होने वाले 70 हैं, और 15% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। देखो फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, असफल, दोनों विषयों में असफल कितने होते हैं, 15% छात्र, 15% छात्र दोनों में असफल होते हैं। तो अगर यहाँ वेन डायग्राम की बात करोगे तो असफल का वेन डायग्राम बनेगा, कॉमन वाला किसकी बात कर रहा है, असफल की, असफल वाला वेन डायग्राम बनेगा। सवाल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, केवल एक विषय, मैंने अभी बोला था केवल शब्द आ जाए तो उसको वेन डायग्राम की सहायता से ही करना, फॉर्मूले से वो सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर तो एक है इंग्लिश और एक है आपका हिंदी, तो सर हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हम मानते इंग्लिश का है और ये मानते हम हिंदी का है, हमने पूरा वेन डायग्राम बनाकर तैयार कर लिया। चलो ये हो गया, ये हम इंग्लिश का मानते हैं और ये हिंदी का मानते हैं, ठीक है। अब बात क्या करता है, कॉमन वालों को सबसे पहले भर दो, 15% छात्र दोनों विषयों में असफल हैं, तो सर असफल का बनेगा, ये जो वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम जो बनेगा ये फेल वालों का बनेगा, फेल वाले, तो 15% तो यहाँ आ जाएंगे, 15% तो यहाँ आ जाएंगे। अब इसने बोला है कि सर अब शुरुआत से देखो, 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण पास होते हैं, अंग्रेजी में अगर 80% पास है तो सर फेल कितने होंगे, 20%, तो इंग्लिश वाले घेरे में 20 आने हैं, अंग्रेजी में 80% पास है और हम वेन डायग्राम बना रहे हैं फेल वालों का, तो हमें फेल वाले चाहिए। तो अगर अंग्रेजी में 80% पास है तो सर 20 फेल होंगे, ठीक है सर हमने लिख दिया 20 आएंगे इंग्लिश के घेरे में। अगला हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में 70% पास है और हमको चाहिए फेल वाले, अगर हिंदी में 70% पास हैं तो सर 30% फेल होंगे, इसका मतलब सर हिंदी वाले घेरे में 30 आएंगे। अब हम इसको भर देते हैं, जरा यहाँ पर भरने का प्रयास करो। देखो इंग्लिश के घेरे में, टोटल घेरे में 20 आएंगे, 15 यहाँ आ चुके हैं, तो सर यहाँ कितने आएंगे, फिर यहाँ 5 आएंगे, इस बात की गारंटी है। सर यहाँ कितने आएंगे, ये 5 आएंगे, ठीक है। 30 आने हैं हिंदी के घेरे में, 15 यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे, फिर 15 यहाँ आएंगे, ये भर दिया। ये है इंग्लिश में फेल, ये फेल वाले हैं टोटल। हमें अब सवाल क्या पूछा है, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत। देखो केवल एक विषय में फेल होने वाले कितने हैं, केवल एक विषय में फेल होने वाले, ये छात्र तो दोनों विषय में फेल होने वाले हैं, तो इनको तो हम लेंगे नहीं, इनकी तो बात नहीं कर सकते। ये जो 5 हैं ये केवल एक विषय में फेल है, और वो कौन सा विषय है, इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब इनको हम लेंगे, इनका हमारा काम हो, इनका काम है। अगला सर 15 ये भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी केवल एक विषय में फेल है और ये हिंदी में फेल है, तो सर 15 ये और 5 ये, कुल मिलाकर 20 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हैं, 20 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हैं। तो सर हमें यही तो बताना है कितने। अब ये सब परसेंटेज में बात हो रही है, परसेंटेज में बात चल रही है, ये भी परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज था, और हमें चाहिए केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, एक विषय में अनुत्तीर्ण। तो सर केवल एक विषय में ये 15 अनुत्तीर्ण हैं और केवल एक विषय में ये 5 अनुत्तीर्ण हैं, तो सर 5 और 15 कितना होगा, कुल मिलाकर 20% इस सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का जवाब। समझ में आ गया। तो हमें यहां से समझ में आया कि अगर सवाल, देखो ये सवाल किसका था, यूपीएससी सी सेट एग्जाम 2024 का। इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पर भी केवल शब्द आ जाए तो उस सवाल को वेन डायग्राम की सहायता से ही करना, वह सवाल फॉर्मूले से नहीं निकलता है, क्योंकि केवल वाली चीजें फॉर्मूले से नहीं निकलती। तो चलिए आप इनका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट पसंद है। देखो एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी 55 है, उसमें से 34 विद्यार्थियों को क्रिकेट खेलना पसंद है।
और 26 विद्यार्थियों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, साथ ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि 55 छात्र हैं कक्षा में, एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो बैठा है, सबके सब कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खेल पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैंने शब्द यहाँ शब्द पर ध्यान देना, तो क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है, नहीं, क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछी है। और शब्द का मतलब समझ में आता है, और का मतलब है कॉमन वाले पूछे हैं, और का मतलब है ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी पसंद करता है, वो कॉमन वाला पोर्शन पूछा है। तो चलिए हम यहाँ से अपना डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो यहाँ पर सर एक क्रिकेट का बनेगा, एक हमने ये गोला क्रिकेट का बना लिया है, और एक हमने बैडमिंटन का, ये है क्रिकेट का CR, और ये बैडमिंटन का हो गया। हमें इतना मालूम है कि कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, 55, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इसने कहा है कि सर 34 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ये जो क्रिकेट है ना, इसके घेरे में तो 34 बैठने हैं, 34 छात्र बैठेंगे। ये क्रिकेट का जो गोला है, इस गोले में 34 छात्र बैठाने हैं हमको। अब हम बात करते हैं सर 26 छात्र कहाँ बैठाने हैं, बैडमिंटन वाले घेरे में। ये जो बैडमिंटन वाला घेरा है, इसमें 26 को बैठाना है। तो अगर 34 को इस वाले घेरे में बिठाना है और 26 को इस वाले घेरे में बिठाना है, और टोटल छात्र कितने हैं, टोटल तो 55 है भाई साहब, 55 ही छात्र हैं। तो अगर हम 34 इसमें बिठाएंगे और 26 इसमें बिठाएंगे, तो टोटल हो कितने जाएंगे। अगर हम बात करें सर 34 प्लस 26, हम अगर इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 3 और 3 6, 60 छात्र बनेंगे। लेकिन भाई छात्र कितने हैं, छात्र तो 55 ही है, तो 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। जितने भी देखो एक्स्ट्रा छात्र होते हैं, जैसे मान लीजिए, चलो यहाँ पर मैं अभी आता हूँ, एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक अध्यापक हैं और हमारे कक्षा में 55 छात्र हैं, ठीक है भाई, 55 छात्र हैं। हमने कहा कि जाओ तुम लोग, समोसा खाना हो तो समोसा खा लेना एक, राजभोग खाना हो तो एक राजभोग खा लेना। हमने भेज दिए, 55 छात्र हैं तो कम कम हमें अंदाजा लगा 55 आइटम खाएंगे, कुल मिलाकर 55 आइटम खाए जाएंगे। राजभोग की भी कीमत 20 रुपये है, समोसे की भी कीमत 20 रुपये है, तो कुल मिलाकर 55 आइटम खाए जाएंगे, ऐसा हमने सोचा। हमने 55 छात्र भेज दिए दुकान पर। अब जब छात्र दुकान पर पहुंचे, उन्होंने खाना पीना जो भी किया कर लिया। बाद में मैं बिल लेने गया तो मैंने पूछा कि भाई कितना हुआ आइटम। मुझे तो अंदाजा था कि 55 छात्र हैं तो हर एक छात्र ने एक एक खाया होगा, 55 होंगे। जब उसने मुझे बिल पकड़ाया तो उसने मुझे 60 कहा कि 60 आइटम खाए गए हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो 55 छात्र भेजे हैं, तो 55 आइटम हो गए ना। तो फिर दुकान वाला कहेगा कि 60 इसलिए हो गए हैं, ये 5 एक्स्ट्रा पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 5 ऐसे छात्र होंगे जिन लोगों ने समोसा भी खाया होगा, राजभोग भी खा लिया होगा चुपके से। मतलब समोसा और राजभोग दोनों खा लिए होंगे, वो कॉमन है। 5 ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने राजभोग भी खाया होगा, समोसा भी खाया होगा। तो जितने भी ज्यादा निकलते हैं एक्स्ट्रा, वैसे तुम कहोगे कि सर कक्षा में तो 55 थे, कक्षा में रियल स्टूडेंट 55 थे, और हमारे जोड़ के आ कितने रहे हैं। हम देखें, क्रिकेट खेलने वाले 34 हैं, बैडमिंटन खेलने वाले 26 हैं। सर हम इनको जोड़ते हैं तो 60 बनता है, लेकिन छात्र तो 55 है। तो सर ये 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं वो ऐसे छात्र होंगे जिन लोगों ने क्रिकेट भी पसंद किया होगा और बैडमिंटन भी पसंद किया होगा। तो हम अगर इनके अंतर की बात करते हैं तो अंतर निकलता है 5। तो जितना भी अंतर ऐसे निकलता है, वह अंतर हमेशा बीच में बिठाया जाएगा। तो इसका मतलब 5 छात्र यहाँ बैठे होंगे, ये 5 ऐसे होंगे जो बैडमिंटन भी खेल रहे होंगे और इनको क्रिकेट खेलना भी पसंद होगा। अब हम देखते हैं सर, क्रिकेट के घेरे में टोटल कितने बिठा रहे हैं, 34, 5 यहाँ बैठ चुके, तो 29 इधर बैठेंगे। और बैडमिंटन के घेरे में 26 बिठाने, 5 यहाँ बैठ चुके, तो 21 यहाँ बैठेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या पूछा है। क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलना पसंद है, वो वाली बताइए जो दोनों खेल पसंद करते हैं। मात्र ये वाला पूछा था, इनको हमें निकालना भी नहीं था, वो मैंने दिखा दिया, पूछा तो यही है।
तो सर ये कॉमन वाले घेरे में कितने हैं? कॉमन वाले घेरे में कितने हैं? 5 हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ हम ध्यान एक बात पर देंगे। पहली बात तो ये और क्रिकेट और बैडमिंटन, यहाँ शब्द लगा दिए ना, और का मतलब है अब कॉमन वाला पार्ट बताना है। दूसरी बात यहाँ हमेशा ये समझना कि क्रिकेट खेलने वाले 34 हैं और बैडमिंटन खेलने वाले 26 हैं, तो टोटल 60 छात्र बने। लेकिन कक्षा में वास्तविकता तो ये थी कि 55 छात्र थे। 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? जो 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो एकदम ध्यान करो कि 55 छात्र भेजे थे और 60 आइटम खाली है। तो सर 5 आइटम एक्स्ट्रा कैसे खाली है? क्योंकि 5 छात्रों ने एक एक एक्स्ट्रा ले लिया होगा। 5 छात्रों ने डबल डबल लिए होंगे, राजभोग भी खाया होगा, समोसा भी खाया होगा। तो जितना एक्स्ट्रा निकलता है, अतिरिक्त निकलता है, इस वैसे 55 छात्र थे और आइटम 60, तो कुल मिलाकर एक्स्ट्रा निकले 5। ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं ये हम कॉमन कर देते हैं कि ये इन्होंने दोनों पसंद किए होंगे। तो इस सवाल का जवाब हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर जाते हैं। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों खेल खेलता है। ये सवाल में लाइन दी है कि एक विद्यालय है, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेल जरूर रहा है। बैठा कोई नहीं है, सब खेल रहे हैं, ठीक है। सबके सब वेन डायग्राम के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ से बोला कि 50.8% हिंदी लेते हैं, 50.8 ने तो हिंदी ली है, ठीक है, और 64.2 ने अंग्रेजी ली है। 64.2% छात्र हैं, उन्होंने अंग्रेजी ली है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? यहाँ पर भी ध्यान दो यहाँ पर इस शब्द पर, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, और शब्द आ गया। इस और का मतलब है सर कॉमन वाला एरिया की बात कर रहा है, कॉमन वाला पूछ रहा है। तो देखो हम वेन डायग्राम की सहायता से कॉमन वाला निकाल लेंगे और फिर हम कॉमन, हमारे टोटल छात्र 500 हैं, अगर कॉमन वाला पार्ट जितना भी परसेंट बनेगा, मान लो 10% बना तो 500 का 10% निकाल देंगे। अगर कॉमन वाला पार्ट 25% निकला तो 500 का 25% निकाल देंगे। तो हमारा अभी मेन टारगेट है कॉमन वाला पार्ट ढूंढ लेना। तो देखो यहाँ पर देखो डायरेक्ट भी हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। कैसे? ये हिंदी लेने वाले हैं, ये अंग्रेजी लेने वाले हैं। अच्छा, डायरेक्ट हम यहाँ से कैसे निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते। अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक हमने चित्र बनाया है, एक ये चित्र बनाया है। तो हिंदी लेने वाले हम यहाँ रखेंगे, इंग्लिश लेने वाले हम यहाँ रखेंगे, हिंदी वाले यहाँ पर। अब ये देखो 50.8% क्या करते हैं? हिंदी लेते हैं। तो यहाँ पर तो आएगा 50.8%, 50.8% बिठाने हिंदी के घेरे में, ठीक है, और 64.2% अंग्रेजी के घेरे में। यहाँ कितने बिठाने हैं? 64.2% अंग्रेजी के घेरे में बिठाने हैं। अब इस वाले सवाल में तो एग्जैक्ट वैल्यू दी थी कि टोटल कक्षा में 55 छात्र हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है, परसेंटेज में डेटा दिया है। तो जब भी डेटा परसेंटेज में दे तो टोटल वैल्यू 100% मान के चलना। परसेंटेज में बात करेगा तो हम टोटल वैल्यू 100% मानकर चलेंगे। तो एक काम करो, 50.8 और 64.2 जोड़कर देखो। तो हमने जोड़ा 50.8 प्लस 64.2, इनको हमने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद कितना बना? देखो 2.2 और ये 8 एक बन जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा। 65 की एक 5 इधर आ गया और 6 और 5 11, 115 बना, 115% हो गया। लेकिन भाई साहब टोटल कितना परसेंट होता है? 100% ही तो होते हैं। जब ऊपर वाले सवाल में और इस वाले सवाल में अंतर क्या है? ऊपर वाले सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी कि कक्षा में 55 छात्र हैं, इसमें टोटल छात्रों का नहीं दिया, टोटल छात्रों की संख्या दी नहीं है। लेकिन हमें याद रहे कि जब डेटा परसेंटेज में देता है तो टोटल छात्र 100% होते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल छात्रों की बात करेंगे तो वो होंगे 100%। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है सर 15%। एक्स्ट्रा जो निकल के आ रहा है वो है 15%। तो इसका मतलब सर 15% में यहाँ बिठाऊंगा, 15% कॉमन वाले पार्ट में बिठा दूंगा, बाकी का यहाँ आएगा और इसमें से 15 घटा देंगे तो वो यहाँ आएगा। इसकी अभी बात कर नहीं रहा तो हम निकालेंगे भी नहीं। हमसे पूछा है कि दोनों विषय लेने वाले छात्र कितने हैं? टोटल कितने हैं सर? 500 छात्र हैं। तो सर 500 छात्रों का 15% निकाल दो। तो हम यहाँ करते हैं सर 500
गुणा 15/200। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर, 500 का 15%, 15×15 = 75 होता है, लेकिन हम तुम्हें हर एक चीज निकाल के दिखा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तुम्हें हर एक चीज कुछ छोड़ दें, हम ये चाहते हैं कि कुछ छोड़े नहीं। कुल मिलाकर अगर यह कट रहा है तो वो भी काट के दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं बेचारों को पढ़ने नहीं पड़ता, अगर थोड़ा सा भी गैप कर देंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या कर दिया। इसलिए मैं हर एक चीज लिख देता हूँ और बता भी देता हूँ। तो सर यहाँ पर 75 निकल कर आएगा, तो इस सवाल का जवाब होगा 75। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, बस इसमें एग्जैक्ट डेटा दिया था और इसमें नहीं दिया था। तो इसमें अगर नहीं दिया है, तुम कहोगे सर 500 दिया तो है। सर 500 वो दिया है, चलो ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो पहले हमें परसेंटेज में वेन डायग्राम बनाना होगा। ये जो डेटा देता है वो परसेंटेज में दिया है, तो हमें वेन डायग्राम परसेंटेज में बना लो और परसेंटेज में ही निकाल लो कि कॉमन वाला पार्ट कितना होगा। कॉमन वाला पार्ट 15% है, टोटल छात्र 500 है, तो 500 का 15% 75 छात्र। तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। और देखो ये बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसलिए ये 5 ऑप्शन है। एक है कि एक से अधिक है कि नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या है देखो, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में 55% पास हैं। 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और गणित में 35% पास हो गए, और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में पास हो गए 20%। तो देखो कॉमन वाला डेटा भी पास वालों का है, सिंगल सिंगल डेटा भी पास वालों का है। तो सर पास वाले में आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालता हूँ सर? इन दोनों को जोड़ दूंगा और ये 20 घटा दूंगा, डायरेक्ट निकलेगा सर। 55 और 35 हो गया 90, 90 में से 20 घटाऊंगा, कॉमन वाला घटा दूंगा तो बचेगा 70। तो इसका मतलब 70% पास होंगे। तो फेल कितने होंगे? 30%। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण, अच्छा ये 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है। फेल कितने हैं? 1200 छात्र फेल हैं। तो टोटल छात्रों की संख्या पूछी है, तो कुल अभ्यर्थी पूछे हैं। तो देखो हम पास निकाल सकते हैं यहाँ से, 55 में 35 जोड़ा तो 90%, और उसमें कॉमन वाले घटाएंगे तो बचेगा 70%। 70% पास है, तो सर फेल कितने होंगे? 70% पास है तो फेल होंगे 30%। और हमारे अनुसार फेल कितने हैं? 30%, और सवाल में दे रहा है फेल 1200। इसका मतलब 30% की वैल्यू है, 30% की वैल्यू है 1200। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल छात्र 100% होते हैं, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे 100% छात्र। देखो 30 से ये कटता है 40 बार, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो कुल मिलाकर सर ये 4000 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी है इस सवाल का। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 29/12/2020 को पूछा गया सवाल है। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में कुछ सवाल और कराता हूँ, ठीक है भाई? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एक स्टार मैंने बनाया है, इस स्टार का मतलब है ये एक निर्देशांक लिखा हुआ है, और इस निर्देशांक को पढ़कर इन 2 सवालों का जवाब देना है। ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी सीबीटी 2 19/1/2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है, और इस निर्देशांक को पढ़कर इन 2 सवालों का जवाब देना है। सेम उसी प्रकार से ये एक निर्देशांक है और इसको पढ़कर इन दोनों सवालों का जवाब देना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 19/1/2017 के पेपर में। तो कुल मिलाकर सर ये दोनों ही सवाल एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और इस निर्देशांक से ये 2 सवाल है और इस निर्देशांक से ये 2 सवाल है। तो चलिए हम इसको पहले करते हैं, समझते हैं ये क्या लिखा है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में, गणित और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा है, इसमें टोटल 25 छात्र हैं। 12 छात्रों ने गणित लिया है, मतलब गणित के घेरे में 12 छात्र आएंगे। तो देखो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है सर गणित मैथ, और एक है कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, सीएस कंप्यूटर साइंस है। अब इसने कहा कि टोटल छात्र तो 25 हैं, वो हम अलग रखेंगे। टोटल कुल कितने हैं? कुल जो छात्र हैं वो है 25, ठीक है, टोटल छात्र हैं 25, ये हम याद रखेंगे। अब इसने बोला कि गणित जो कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया है, गणित के घेरे में कितने बैठेंगे? 12 छात्र बैठेंगे गणित के घेरे में। ये जो मैथ का घेरा है इसमें 12 छात्र बैठाने हैं हमको, ठीक है, हमने अभी ऊपर लिखा है सर गणित का ये गोल चक्कर है, इसमें 12 छात्रों को बिठाना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उनमें से
8 छात्रों ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि 8 छात्रों ने गणित तो लिया है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब है केवल गणित लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि केवल गणित वाले, देखो केवल मैथ वाले यहीं तो आएंगे, केवल मैथ वाले यहीं आएंगे। तो सर केवल गणित लेने वाले 8 छात्र हैं, सवाल में दे रखा है। ये 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने गणित तो लिया है लेकिन इन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं आ सकता 8, क्योंकि यहाँ पर तो वो लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं और गणित भी लेते हैं। इन 8 के बारे में बात कर रहा है कि इन्होंने गणित लिया है, कंप्यूटर साइंस नहीं लिया है, तो केवल गणित लिया है, तो इसका मतलब यहाँ आएंगे। अब हम जानते हैं सर 12 गणित के टोटल घेरे में बिठाने हैं, उसमें से 8 अगर यहाँ बैठ गए हैं तो सर इस कॉमन वाले पोर्शन में कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे, 4 बैठेंगे। अब हम इतना समझते हैं कि सर 12 लोग बैठ चुके हैं, 12 लोग ये बैठ चुके हैं और हमें टोटल 25 लोग बिठाने हैं। तो एक बात बताइए, जो कंप्यूटर साइंस का जो केवल कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन है इसमें कितने बैठेंगे, तो 8 और 4 है 12, 8 और 4 ये 12 हो चुके हैं। तो सर यहाँ 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 छात्र यहाँ बिठाने होंगे। तो सर हमारा डायग्राम तो बन चुका है। अब हमारा काम है सर इन सवालों को पढ़कर इनके उत्तर देना। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, उन छात्रों की संख्या बताओ जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। तो सर दोनों कितने लिया है, 4 लोगों ने लिया है, साफ दिख रहा है। तो सर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़ी आसानी से सवाल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने केवल कंप्यूटर विज्ञान लिया है, केवल कंप्यूटर साइंस लेने वाले छात्र। तो सर यही तो है, लाल कलर से मैंने लिखा है केवल कंप्यूटर लेने वाले छात्र। सर इस सवाल का जवाब है क्वेश्चन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी। तो सर ये भी सवाल हो गया। देखो हमने ये पढ़ा, चित्र बनाया, बहुत आसानी से दोनों सवाल कर लिए। सेम उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, लेकिन हाँ ध्यान दो यहाँ पर तीन तीन की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 वेरिएबल थे तो 2 गोले बनाए, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं। एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पसंद पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 20 केवल चाय और दूध पीते हैं, 15 चाय और कॉफी और दूध तीनों पीते हैं। तो ये वाला पोर्शन, तो इससे हम एक एक चीज समझे सर, यहाँ पर 3 चीजें हैं, चाय कॉफी और दूध। तो 3 हम चित्र 3 सर्कल बनाएंगे और एक दूसरे में ओवरलैप कर लेंगे। इसमें से चाय कॉफी और दूध, तो हम इसको समझते हैं सर ये चाय का है, ये कॉफी का है, कॉफी और ये दूध का है। अगर हमारा डायग्राम सही बनेगा तो सर सवाल बहुत आसान होगा। ये जो पोर्शन होता है, जैसे मैंने अभी 3 वाला तो मैं नहीं समझाया है, वो तो अगली क्लास में मैं समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन ये सवाल आ गया है तो मैं इसको समझा देता हूँ, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। ऐसा जब भी सवाल आता है तो हमेशा जब डेटा को यहाँ भरा जाता है तो सबसे पहले इस कॉमन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सर ये जो पार्ट है ना बीच में, ये वाला पार्ट, ये ऐसा पार्ट है जो तीनों घेरों में आ रहा है। सर ये वाला पार्ट चाय का भी है, ये वाला पार्ट कॉफी का भी है, ये वाला पार्ट दूध का भी है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसको कॉफी भी पसंद होगा, चाय भी पसंद होगा और दूध भी पसंद होगा। तो सर इस सवाल में लास्ट में लिखा है कि 15 जो लोग हैं वो चाय कॉफी और दूध तीनों पसंद करते हैं। तो तीनों पसंद करने वाले कितने हैं, 15। तो सर 15 को बिठा देंगे यहाँ पर, 15 बैठे यहाँ पर, ठीक है। अब हम शुरुआत से पढ़ लेते हैं आराम से। अब हम एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी, 30 व्यक्ति जो हैं केवल कॉफी पीते हैं। तो कॉफी का ये घेरा है, तो केवल कॉफी का मतलब समझ में आता है, केवल कॉफी का मतलब है सर यहां से ये वाला जो घेरा मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ ध्यान देना, ये मैंने आपको डॉट डॉट किया है, ये केवल कॉफी का है। यहाँ जो भी छात्र बैठेंगे यहाँ पर ये केवल कॉफी के हैं। तो हम केवल कॉफी में कितने रखेंगे, इसने बोला है केवल कॉफी पीते हैं 30, तो हम यहाँ पर 30 लोग यहाँ बिठा देंगे। लो भाई, केवल कॉफी का घेरा था 30, तो यहाँ 30 बिठा दिए, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय। तो सर केवल चाय का घेरा पता कौन सा होगा, यहाँ से स्टार्ट करना, ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये जो होगा, ये ऐसे लोग होंगे जो केवल चाय पीते हैं, केवल चाय पीने वाले। तो कितने हैं ऐसे, 40 लोग हैं। तो सर 40 हम यहाँ बिठा देंगे, ठीक है, 40 हमने यहाँ बिठा दिए।
अब हम बात करते हैं, आगे सवाल पढ़ते हैं। केवल चाय पीते, ठीक है, 25 केवल चाय और कॉफी, ये थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। 25 जो लोग हैं वो चाय और कॉफी, इसने शब्द लगा दिया है केवल चाय और कॉफी। चाय और कॉफी का कॉमन वाला घेरा कहाँ है? चाय और कॉफी का कॉमन वाला घेरा ये है सर। वैसे देखा जाएगा तो चाय और कॉफी का अगर कॉमन घेरा देखा जाएगा तो सर कॉमन घेरा तो इतना पूरा है, यहाँ से लेकर ये पूरा कॉमन घेरा है। लेकिन इसने जो शब्द लगा दिया ना केवल, केवल का मतलब है केवल चाय और कॉफी हो, दूध इसमें ना आए, तो सर इसका मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता। चाय और कॉफी की केवल की बात कर रहा है तो वो यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि दूध की बात नहीं कर रहा, केवल चाय और कॉफी। तो केवल चाय और कॉफी का यहाँ पर इस वाले घेरे में बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 25 छात्र। तो 25 हमने यहाँ बिठा दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं। 20 जो लोग हैं वो केवल चाय और दूध, 20 चाय और दूध, देखो चाय और दूध, केवल चाय और दूध पीते हैं तो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे। ये जो 25 कितने हैं? 20 हैं, 20 हैं, 20 लोग हम यहाँ बिठाएंगे। ये 20 कैसे हैं? ये केवल चाय और दूध, चाय और दूध पीते हैं केवल, ये कॉफी नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर आ गया। ये हमारा डेटा भर चुका है सर, ये जो इन्होंने जो भी बात बोली है हमने भर दी। अब सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच अंतर। चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले, तो इसका मतलब चाय के घेरे में टोटल छात्र और कॉफी के घेरे में टोटल छात्रों के बीच में अंतर बताओ। सर चाय के घेरे में तो इतने छात्र आ रहे हैं, इतने, ये सब जोड़ना पड़ेगा, इतना सब हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 40 और 20 60, 60 और ये 25 85 और 15 100। तो सर चाय के घेरे में टोटल कितने आएंगे? 100 छात्र चाय के घेरे में आ गए। कॉफी के घेरे में टोटल कितने आएंगे? देख लो, यहाँ से कॉफी का निकालो, 25 और 15 40 और ये 70, कॉफी के घेरे में आ गए 70। तो इसने बोला है चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों के बीच में अंतर बताओ। तो सर ये 100 है, ये 70 है, तो अंतर 30 का होगा। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पीने वाले लोगों की तुलना में, केवल कॉफी पीने वाले, तो एक बार बताओ, कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले ये है 30 लोग, ये जो केवल कॉफी पीते हैं, ये टोटल से कितना, ये क्या पूछ रहा है? केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय पीने वाले लोगों की तुलना में, तो एक बार बताओ, तीनों पेय पदार्थ पीने वाले 15 हैं, केवल कॉफी पीने वाले 30 हैं। तो ये जो केवल कॉफी पीने वाले हैं वो तीनों पेय पदार्थों से पीने वालों से कितना ज्यादा है? इस 15 से ये कितना ज्यादा है? तो 15 ज्यादा है। तो सर ये इससे इससे ये 15 ज्यादा है, तो हम कहेंगे सर 15 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। वैसे ये जो 3 वाला है ये मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन सवाल आ गया है तो मैंने समझा दिया। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना आसानी से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम इससे आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।